नमस्कार आप सबका। मैं सुरेंद्र पाल सिंह दिशा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। आज जिस टॉपिक पर हम लोग बात करने के लिए हैं यहाँ पर, वो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और वो टॉपिक है जिससे कि हम सब किसी न किसी रूप में उलझते रहते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत इम्पोर्टेंट है, डेली लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है, और शायद मानव जीवन का जितना भी विकास हुआ है या मानव की जो विशेषताएं हैं इंसान के रूप में, वो उसी क्षमता के कारण है। और वो है मेमोरी, स्मृति। मेमोरी वो क्षमता है हमारी जो एक ही विचार को बहुत देर तक हमारे मस्तिष्क में बनाए रखती है, और जरूरत पड़ने पर हम उसे बाहर लेकर आ सकते हैं, इस्तेमाल करते हैं। यही एक खासियत इंसान की है जो उसे दूसरे जीवों से अलग बनाती है और बेहतर बनाती है, क्योंकि हम जो सीखते हैं उसे इकट्ठा करके रखते हैं और भविष्य में उसका इस्तेमाल करते हैं। ये जो स्मृति की क्षमता है, चीजों को याद करने की जो काबिलियत है, यही शायद इंसान को सारे जीव जगत में सर्वोच्च स्थान अगर देने में इसका बहुत बड़ा योगदान है। तो आखिर ये स्मृति है क्या? हम मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से जरा बात करेंगे कि जो साइकोलॉजिकल रिसर्चेज हुई हैं वो क्या कहती हैं कि मेमोरी क्या है, कितने तरीके की होती है, और क्या मेमोरी में कुछ इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, क्या याद करने के तरीकों में कुछ बदलाव किया जा सकता है, क्या हम अपनी याद करने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं या नहीं बढ़ा सकते हैं। इन सब सवालों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं इस टॉपिक पर। इस टॉपिक पर जो डिस्कशन का हमारा आधार है वो साइकोलॉजिकल रिसर्चेस है। ये कोई काउंसलिंग जैसी स्थिति नहीं है या कोई और दूसरा, ये प्योर रिसर्च की बात है। जो अब तक रिसर्चेस हुई हैं मेमोरी के ऊपर, वो क्या कहती हैं इस बारे में, उसको हमें जानना है। ठीक है, तो यहाँ ये जानना भर अगर थोड़ी सी मोटिवेशन पैदा कर दे उन चीजों को जीवन में फॉलो करने के लिए जिन चीजों पर हम यहाँ बात कर रहे हैं, तो ये 100% बात है कि मेमोरी की जो कैपेसिटी है उसमें इंप्रूवमेंट होगा, उसकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, उसकी इंटेंसिटी बढ़ेगी, उसकी स्पीड भी बढ़ेगी। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं मेमोरी की बात कि व्हाट इज मेमोरी। व्हाट इज मेमोरी है क्या? मेमोरी को एक एबिलिटी के रूप में डिफाइन किया जाता है साइकोलॉजी में। एक ऐसी एबिलिटी जिससे हम पीछे जिन चीजों का हमने अनुभव किया है उनको वर्तमान में लाने की क्षमता। जो कुछ पास्ट में इवेंट्स गए, हमारे जो एक्सपीरियंस है, जो नॉलेज हमने रिटेन किया है अपने मस्तिष्क में, उसको जब हम जरूरत पड़ने पर हम उसको कॉन्शियस माइंड में ला पा रहे हैं कि नहीं, हम उसको इस्तेमाल कर पा रहे हैं नहीं। साइकोलॉजी इसको एक सिस्टम, एज ए सिस्टम डिफाइन करती है, क्योंकि इसमें कई सारी प्रोसेस शामिल होती हैं। मेमोरी क्या है? मेमोरी इज ए सिस्टम। मैं यहाँ पर एक और शब्द भी जोड़ देता हूं, दैट इज एबिलिटी। एक सिस्टम या एबिलिटी है मेमोरी, एज ए सिस्टम और एबिलिटी दैट क्या करती है। मेमोरी एक सिस्टम है, एक एबिलिटी है जो, अब तीन चार काम है जो वो करती है। ठीक है, रिसीव्स इंफॉर्मेशन, सूचनाओं को ग्रहण करती है। पहला काम रिसीविंग होता है मेमोरी का, हम अपने दिमाग में अंदर लेते हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइज एंड स्टोर इंफॉर्मेशन, दूसरा काम ऑर्गेनाइज एंड स्टोर इंफॉर्मेशन, सूचनाओं को ऑर्गेनाइज करते हैं और अपने दिमाग में रख लेते हैं। ठीक, और तीसरा रिट्रीव, रिट्रीवल, जरूरत पड़ने पर हम उसको पुनरुत्पादित कर सकते हैं, उसको दोबारा क्षमता में ला सकते हैं। इसको मेमोरी कहा जाता है। तो कुल मिलाकर तीन बातें मेमोरी में स्पष्ट रूप से शामिल होती हैं। वो तीन बातें कौन कौन सी हैं मेमोरी में, जिन पर हम चर्चा करने वाले हैं आज की इस क्लास में? एक तो होती है, मनोवैज्ञानिक भाषा में कहा जाता है एनकोडिंग। एनकोडिंग का मतलब होता है रिसीविंग, और दिमाग में ले जाना, किसी चीज को चिन्हित करना। ठीक है, सूचना आती है बाहरी एनवायरनमेंट से, हम सेंस ऑर्गन्स के थ्रू ग्रहण करते हैं और अपने दिमाग में उसे ले जाते हैं जहां उसको ले जाके इकट्ठा करना है। दूसरा तो एनकोडिंग हो गया। एनकोडिंग के बाद स्टोर, फिर हम उसे स्टोर करते हैं, कंसोलिडेट करते हैं अपने दिमाग में। ठीक, और तीसरा रिट्रैक्ट,
रिट्राइवल का मतलब होता है जरूरत पड़ने पर हम उसको बाहर लाते हैं। ठीक है, तो क्या मेमोरी एक ही तरीके की होती है, एक ही क्षमता है, क्या उसमें कुछ विशेषताएं होती हैं, इस बारे में भी थोड़ी बात की जानी चाहिए। तो हाँ, निश्चित रूप से मेमोरी को दो हिस्सों में बांटा जाता है मुख्य रूप से। मेमोरी दो हिस्सों में इसको हम बांटेंगे, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं मैं। एक को कहा जाता है एसटीएम और एक को कहा जाता है एलटीएम, शॉर्ट टर्म मेमोरी, और एक होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी। ठीक जैसे जैसे रैम और रोम होती है कंप्यूटर में। ठीक है, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी दो तरीके की। हालांकि एक सेंसरी मेमोरी और भी होती है, उसका मैं यहां जिक्र करना जरूरी नहीं समझता हूं, क्योंकि हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो है टॉपिक की मेमोरी को किस तरीके से इंप्रूव किया जाए वो। तो एक है शॉर्ट टर्म मेमोरी और एक है लॉन्ग टर्म मेमोरी। अब जरा हम एक एक करके इनको देखते हैं कि इनकी क्या विशेषताएं हैं और किस तरीके से ये मेमोरी काम करती है। ठीक है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। पहले शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है उसको हम दो तीन और नामों से जानते हैं, जैसे एक्टिव मेमोरी, एक्टिव मेमोरी सक्रिय स्मृति। दूसरी इसको कह देते हैं वर्किंग मेमोरी, वर्किंग मेमोरी। अभी जैसे मैं बोल रहा हूं यहाँ पे, तो मुझे ये मालूम है कि अगला शब्द क्या बोलना है, मुझे उसके लिए ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बल्कि मेमोराइज करता जा रहा हूं मुझे कि कौन कौन से शब्द उसको बोलने। ठीक है, अब ये जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है, ये छोटे छोटे कामों में हमारे काम आती है, जैसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं आपस में, और बहुत शॉर्ट टर्म का ड्यूरेशन होता है इसका, बहुत छोटे टाइम के लिए। ड्यूरेशन कितना होता है इसका? कमाल की बात है, हमारे देखिए हम अपने ही बारे में बहुत कम चीज जानते हैं, केवल 30 सेकंड। एक सेंटेंस जो मैं अभी बोलने वाला हूं वो मेरे दिमाग में कितनी देर रहेगा? सिर्फ 30 सेकंड, उससे ज्यादा नहीं रहेगा। उसके बाद फिर वो डिस्प्लेस हो जाता है, फिर आगे चला जाता है। ठीक है, अगर किसी सेंटेंस पर मुझे फोकस करना है या उसको बहुत ज्यादा देर तक दिमाग में रखना है, तो उसके लिए मुझे रिहर्सल करनी पड़ेगी, उसको बार बार दिमाग में घुमाना पड़ेगा। यानी कि 30 सेकंड होने से पहले फिर उसको रिहर्सल करनी पड़ेगी, उसकी उसे घुमाना पड़ेगा, और उसको बोलते हैं मेंटेनेंस रिहर्सल। मेंटेनेंस रिहर्सल, ठीक है, संपोषणीय उसका जो रिहर्सल जो हम कर लेते हैं। अगर बचा के रखना है किसी इंफॉर्मेशन को दिमाग में छोटे टाइम के लिए एसटीएम में, तो क्या करेगा हमारा दिमाग? उसको रिहर्सल करता है। उसको जैसे कोई बात हमको बोलनी है और हमें डर हो कि हम भूल ना जाए, तो क्या करते हैं उसके लिए? बार बार उसे बोलते रहते हैं। आपने देखा होगा जब तराजू राजू पर कुछ तोला जाता है, एक डाल दिया तो बोलता है एक एक एक, क्यों बोलता रहता है वो बार बार? फिर दूसरा पल्ला डाला तो कहता है दो दो दो, फिर तीसरा डाला, फिर तीन 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 बोलता है। वो तब तक उसको जिंदा रखते हैं ताकि उन नंबर्स को भूले नहीं। अगर किसी एक गिनती को एक बार बोल दें और फिर 30 सेकंड से ज्यादा टाइम लग के दोबारा फिर गिने, तो इस तरीके से गिनती कभी ठीक नहीं हो पाएगी, हम भूल जाएंगे उसको। ठीक है, तो ये रिहर्सल से जिंदा रहती है सर। अब इसकी क्षमता कितनी होती है, कैपेसिटी क्या होती है इसकी? तो एक मिलर नाम के एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं, ठीक है, मिलर। मिलर ने एक मैजिकल नंबर दिया है, बड़ा पूछा जाता है परीक्षा में, और वो क्या है? क्या है मिलर का मैजिकल नंबर? बताओ। 7 ± 2। 7 ± 2, यानी कि 7 में से 2 घटा दीजिए और 2 जोड़ दीजिए। एक टाइम में हम 5 चीजों पर एक वक्त में ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा कितनी चीजें वर्किंग मेमोरी में रख सकते हैं एक टाइम में? 9 चीजें। 7 के 2 जोड़ देंगे तो 9 हो जाएंगे, और कम कर देंगे तो 5। यानी कि हमारा जो स्पान होता है शॉर्ट टर्म मेमोरी का, वो 5 से लेकर 9 तक का होता है। ठीक है, अब नॉर्मली ये इस तरीके की होती है कि जैसे सूचनाएं इसमें आती हैं और वो अपने आप खत्म होती चली जाती है, समाप्त होती चली जाती है। उस प्रोसेस को बोलते हैं डिके का प्रोसेस। क्षय हो जाता है उन सूचनाओं को हमारे दिमाग में जो आती है। जिनको हमें बचाना होता है उनको हम मेंटेनेंस रिहर्सल के थ्रू रिपीट करते रहते हैं और उन्हें हम जिंदा रखते हैं, और जरूरत पड़ने पर ही उन्हीं चीजों को हम एलटीएम में लेकर जाते हैं कि ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको भविष्य के लिए याद रखा जाए। कैसे याद रखा जाएगा? बार बार उसे रिपीट करके हम याद रखें। ठीक है, तो ये हुई हमारे साथ शॉर्ट टर्म मेमोरी। ठीक है, अब थोड़ा सा देखते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी के बारे में। एलटीएम क्या है? एलटीएम
यानी कि लॉन्ग टर्म मेमोरी। ठीक है, ये जो मेमोरी है एलटीएम, इसका ड्यूरेशन बहुत लंबा होता है। कितना लंबा है अभी तक इस पर अनुसंधान हो रहे हैं, और एकदम एकदम फिक्स नहीं कोई बता पाया है कि कितना, शायद लाइफ टाइम तक आप किसी सूचना को याद रख सकते हैं अपने दिमाग में। ये बहुत बड़ी खूबी है इंफॉर्मेशन की। ठीक है, एक और खास बात होती है इसमें, मोर और लेस परमानेंटली हम स्टोर करते हैं इंफॉर्मेशन को एलटीएम में, और एलटीएम का जो बेस होता है वो फिजियोलॉजिकल होता है। अब सूचना जब हमारे दिमाग में बहुत ज्यादा लंबे समय तक अगर हमको स्टोर करके रखनी है, अगर हमें समझ आ रहा है कि ये सूचना हमारे लिए जरूरी है, ये बात इंपॉर्टेंट है, इसको याद करके रखना है हमें, तो उस सूचना हमारे दिमाग में परिवर्तन लेकर चेंज आता है। बायोलॉजिकल चेंजेस होते हैं मेमोरी में, तो इस तरीके से मेमोरी एक बायोलॉजिकल चीज भी है। केमिकल चेंजेस आते हैं हमारी बॉडी में, किस तरीके से आते हैं, आपने न्यूरॉन्स वगैरह को देखा होगा। ठीक है, न्यूरॉन्स की जो रचना होती है वो कुछ इस तरीके से होती है, एक्सोन और वो डेंड्राइट्स जो होते हैं उनके बीच में, दो न्यूरॉन्स के बीच में ये खाली जगह होती है, आपने देखा होगा, जिसको साइनेप्स कहा जाता है या साइनेप्टिक क्लिफ्ट कहते हैं इसको, और इसमें फ्लूइड भरा होता है, तरल पदार्थ। उस तरल पदार्थ में कुछ प्रोटॉन्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स, छोटे छोटे केमिकल। तो कोई सूचना है जब हमें लंबे समय तक यहाँ से रखनी है स्टोर, जब वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स तक पास होती है, तो ये जो प्रोटॉन्स है इसमें मॉलिक्यूल्स है केमिकल छोटे छोटे, वो उस सूचना को ग्रहण करते हैं और फिर आगे पास करते हैं। यानी कि जो मेमोरी है वो कुल मिलाकर साइनेप्स का खेल है। साइनेप्स में होने वाले जो केमिकल चेंजेस होते हैं उनसे तय होती है। अब फिर दोबारा कोई ऐसी चीज आएगी तो वो वहां पर याद आ जाएगा हमें, सूचना जब यहां से पास होगी तो याद आ जाएगी। कोई बहुत पुराना दोस्त आपका, सपोज करिए आप मिले थे उससे, और वो यहाँ पर उसके निशान बने हुए हैं आपके दिमाग में, 20 वर्ष बाद आप उसको देखते हैं और इंफॉर्मेशन यहां से जाती है उसका चेहरा, और जब वो इंफॉर्मेशन एक से दूसरे न्यूरॉन्स के बीच पास होती है, तो यहीं पर कहीं उसके चेहरे का एनकोडिंग बनी होती है, उसका निशान बना होता है, कुछ केमिकल चेंजेस ऐसे हुए होते हैं जो उस जमाने में हुए होते हैं, तो वो इंफॉर्मेशन उससे मिलती है और फिर निकलती है, और रिकॉग्निशन का प्रोसेस पूरा हम पहचान लेते हैं उसको। आप समझ रहे हैं? तो लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है वो फिजियोलॉजिकल बेस की होती है, हमारे शरीर में परिवर्तन आता है। तो स्मृति केवल मानसिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि शारीरिक प्रक्रिया भी है, ये ध्यान रखने की बात है। ड्यूरेशन पे बात करी थी हमने कि ये बहुत लंबी होती है, और दूसरा इसके फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी इसमें घटित होते हैं। अब ये जो एलटीएम है, असल में यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, एलटीएम यानी कि लॉन्ग टर्म मेमोरी। क्यों? क्योंकि पढ़ाई लिखाई में यही काम आती है। जब भी हम कोई क्वेश्चन का आंसर याद कर रहे होते हैं, जब भी किसी कंसेप्ट को याद कर रहे होते हैं, कोई चीज देखनी होती है, तो उसको हमें लंबे समय तक दिमाग में बना के रखना पड़ता है। 30 सेकंड से काम नहीं चलता, एक दिन से भी काम नहीं चलता, बल्कि कभी कभी तो महीनों सालों आपको उन चीजों को दिमाग में, जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाले स्टूडेंट जो होते हैं सालों चीजों को याद रखते हैं, तब तक जब तक कि परीक्षा नहीं हो जाए। परीक्षा कब होगी भगवान जाने। तो ये लॉन्ग टर्म मेमोरी का पूरा खेल रहता है। अब ये लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है, ये फिर दो हिस्सों में बांट देते हैं। ठीक है, दो तरीके की फिर लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है, एक तो होती है डिक्लेरेटिव, एक होती है डिक्लेरेटिव और एक होती है नॉन डिक्लेरेटिव। डिक्लेरेटिव कौन सी होती है? डिक्लेरेटिव एक्सप्लिसिट, जिसको हम व्यक्त कर सकते हैं, कोई चीज हमने पुरानी याद है और जरूरत आने पर हम उसको व्यक्त कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं, उसके बारे में डिक्लेयर कर सकते हैं। डिक्लेयर का मतलब होता है एक्सप्लिसिट इन्फॉर्म, एक्सप्लिसिट व्यक्त किया जा सके, जिसको रिट्राइव किया जा सके, जिसको बताया जा सके। ठीक। और नॉन डिक्लेरेटिव ऐसी मेमोरी होगी जिसको बताया नहीं जा सकेगा। वो किस तरीके की होती है? नॉन डिक्लेरेटिव होती है जैसे बचपन में आपने साइकिल चलाना सीखा हो, आप बता सकते हैं कि साइकिल चलाना क्या है? नहीं बता सकते ना, पर वो आपके दिमाग में मौजूद है कि साइकिल पर किस तरीके से चढ़ना है, कैसे पेडल लगाने हैं, कैसे हैंडल पकड़ना है। मोटरसाइकिल चलाना, कार चलाना, स्किल्स, डांस। ठीक है, ये जो नॉन डिक्लेरेटिव है, इसको बताया नहीं जा सकता, बस ये होती है, शरीर में होती है और हो जाती है। ठीक है, तो स्किल्स, हैबिट और रिफ्लेक्सेस, स्किल्स, हैबिट और
रिफ्लेक्स, ये तीन चीजें हमारी नॉन इसमें आती है, नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी में। और नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी जो होती है वो एक तरीके से बायोलॉजिकल चीज है, उसमें कुछ किया भरा नहीं जा सकता है, बहुत ज्यादा वो होती है तो होती है, नहीं होती है तो नहीं होती, एक बार आपने डाल लिया तो वो रहेगी बहुत लंबे समय तक। सेरिबेलम हमारे दिमाग का जो पीछे वाला हिस्सा होता है, सेरिबेलम, ये वाला, ये सब नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी यहीं पर होती है। आप जानते हैं हम चलना भी सीखते हैं, ये भी हमारी मेमोरी में होता है, हमें चलना कैसे है ये हमारे दिमाग को पता होता है, तभी वो एक के बाद दूसरा कदम उठाता है। आपने देखा एक दोनों पैर एक साथ क्यों नहीं उठते हैं? नहीं उठते ना। किसी चीज को फेंकना हो तो हाथ पीछे क्यों जाता है? अभी सोचा है ये सब चीजें क्यों होती हैं? क्योंकि ये सब चीजें हमारी मेमोरी है, ये भी हमारी मेमोरी में मौजूद है और हमारे दिमाग को पता है कि हमें काम किस तरीके से करना है। अब इस पर आइए, ये काम की चीज है, क्योंकि हम इसी के बारे में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। ठीक है, वो तो जेनेटिक हो गया मामला, उसमें कोई बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं सकते आप। ठीक है, स्किल्स एक्वायर कर लीजिए तो स्किल्स बनी रहेगी, फिर जाएगी नहीं। डिक्लेरेटिव मेमोरी जो है वो दो तरीके की होती है, एपिसोडिक, ठीक है, और एक होती है सिमेंटिक। सिमेंटिक का मतलब जहां सिमेंटिक टर्म आ जाए वहां समझ लीजिए भाषा आ गई, भाषा से रिलेट करती है, सिमेंटिक ये वाली होती है। और एपिसोडिक का मतलब होता है जैसे कई बार कुछ सीन हमें लाइव रखते हैं, एक बार मैं वहां गया था तो मैंने ऐसा देखा था, एक बार मैं वहां गया था तो वहां ऐसे झरना था, वहां ऐसे पानी गिर रहा था, वहां ये मैदान था। इस तरीके से कुछ सिचुएशन होती है, आपने देखा होगा कभी। सीन के रूप में, जब पिक्चर के रूप में जब चीजें याद रहती हैं तो उनको एपिसोडिक मेमोरी बोलते हैं। एपिसोड आपको याद है पूरा, है ना? आपके साथ कहीं कोई दुर्घटना अगर हुई हो तो आपको पूरा सीन याद होगा कि मैं कैसे उछला था, कैसे मैं गिरा था। ठीक है, तो ये सब एपिसोडिक होती है। जब आप किसी से पहली बार मिल रहे होते हैं या कोई बहुत ही ऐसे माहौल में आप गए हैं जो आपको बहुत ज्यादा प्रभावित कर दे, कहीं बहुत बढ़िया सजावट हो किसी शादी में, आपके दिमाग से ना निकलती हो, ये सब एपिसोड है हमारे जीवन में। ठीक है, तो इसको एपिसोडिक मेमोरी बोलते हैं। और सेमेंटिक मेमोरी जो है वही कुल मिला के इंप्रूवमेंट का मसला है, भाषाई जो स्मृति होती है। अब जो सेमेंटिक होती है उसका संबंध सीधा भाषा और लैंग्वेज से होता है, चाहे हम सेंटेंस सीख रहे हैं, चाहे हम विषय सीख रहे हैं, गणित, भाषा, विज्ञान, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, भाषा के माध्यम से जो कुछ सीखा जाता है वो सब इसमें सिमेंटिक मेमोरी। तो लॉन्ग टर्म का भी सिमेंटिक वाला जो पोर्शन होता है, जो इंप्रूवमेंट की जो बात की जाएगी वो इसी की जाएगी कि इसको कैसे इंप्रूव करें। हालांकि सभी में थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ेगा, ये अलग बात है, पर मेन फोकस किस पर रहेगा? भाषाई स्मृति पर। ठीक है, बड़े कमाल की चीज है स्मृति, इसमें और भी कई सारी चीजें घटित होती हैं। जरा देखिए कौन कौन सी चीजें घटित होगी मेमोरी में। तीन बातें और बड़ी मजेदार होती है हमारी मेमोरी के साथ। ठीक है, कौन कौन सी तीन तीन बात होती है? आपने कभी कभी गौर किया होगा कि एग्जाम रूम में आप बैठे हैं और पेपर सॉल्व कर रहे हैं, और आपने देखा मान लीजिए 100 क्वेश्चन आए हैं उस पेपर में और आपने सॉल्व किया तो आप 60 क्वेश्चन सही किए आप। ठीक है, अब घर आके जब मिलाने बैठे आप तो आपने देखा अरे यार मुझे तो इसमें और भी कुछ क्वेश्चन आते थे, ये मैं कैसे गलत कर आया। आपने घर आके जब उसको सॉल्व किया तो आपने 80 कर दिए, पर परीक्षा के रूम में बैठकर जब आप करने बैठे तो आप पर 60। ऐसी क्या बात थी? ये मेमोरी का खेल है, ये एक नेचुरल फिनोमेना है, इससे ज्यादा परेशान होने की बात नहीं होती है। ठीक है, इसको कहते हैं एनकोडिंग स्पेसिफिसिटी। ठीक है, एनकोडिंग स्पेसिफिसिटी, यानी कि जिन परिस्थितियों में हम किसी चीज को याद करते हैं उनका बेस्ट रिकॉल भी उन्हीं सिचुएशन में होता है। यानी कि घर में जिस रूम में बैठकर हम रोज पढ़ाई कर रहे होते हैं, अगर उसी कमरे में वहीं पर आपको पेपर दे दिया जाए तो आप बहुत बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे बजाय कि उस परीक्षा हॉल के, क्योंकि परीक्षा हॉल में कॉन्टेक्स्ट और स्टेट बदल जाते हैं। कॉन्टेक्स्ट और स्टेट, कॉन्टेक्स्ट का मतलब तो जो हमारे आसपास की चीजें हैं वो अगर वो बदलेंगी तो मेमोरी में ट्रैवल में प्रॉब्लम होती है। और स्टेट का मतलब हमारी खुद की स्टेट, हम किस पोजीशन में बैठे हैं। जैसे आप लेट कर पढ़ते हैं मान लीजिए, पर परीक्षा तो बैठ के देनी पड़ेगी ना, तो स्टेट में चेंज आ गया, तो जो लेट के याद की हुई चीजें हैं वो शायद बैठकर उतना बेहतर याद नहीं आ पाएंगे जितनी के लेट कर याद आ पाएंगे। समझ रहे हैं आप क्या कह रहा हूं? तो स्टेट और कॉन्टेक्स्ट बहुत प्रभावित करता है, इसलिए बेहद सावधान रहने की जरूरत है। जब भी आप किसी कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हो तो इस बात का ध्यान रखें
कि कॉन्टेक्स्ट, ये एनकोडिंग स्पेसिफिसिटी में और स्टेट का ध्यान रखें। आप अपने घर पर भी उसी तरीके के माहौल में पढ़ें जैसे कि परीक्षा दे रहे हैं, उसी मूड में, और वैसा ही माहौल अकेले में पढ़े, बहुत ज्यादा भीड़ में पढ़ने की जरूरत नहीं। ठीक है, पहली बात। दूसरी एक और कमाल की बात होती है मेमोरी में, और वो होती है प्राइमेसी इफेक्ट और रिसेसिव इफेक्ट। ठीक है, प्राइमेसी इफेक्ट और रिसेसिव इफेक्ट। जब भी हम किसी चीज को याद कर रहे हैं तो ये स्वाभाविक होता है कि शुरू की कुछ चीजें याद रह जाती हैं और बाद की कुछ चीजें याद रह जाती हैं, बीच का गोल हो जाता है। महसूस किया होगा इस तरीके का। ये एक प्राकृतिक घटना है, ऐसा कहें कि दुर्घटना है, होती ही है। इसलिए याद करते वक्त जो बीच का पोर्शन है उस पर प्रॉपर सेक्शन बाय सेक्शन बना के एक दूसरे से लिंक जोड़कर उनको याद रखना चाहिए, क्योंकि पहला आसानी से याद हो जाएगा और लास्ट वाला भी याद रहेगा। बीच वाले को थोड़ा सा समस्या रहती है, उसको बचा के रखिए। ठीक, ये दूसरी। एक और तीसरी बात मेमोरी की, और वो होता है रिकंस्ट्रक्शन इन मेमोरी। आप कभी भी ठीक उसी रूप में चीजों को व्यक्त नहीं कर सकते हैं जिस रूप में आपने पढ़ा है, तो रटने से बचें। मनोवैज्ञानिक क्यों इस बात को कहते हैं कि रटने से बचिए, रटिए मत चीजों को, बल्कि समझिए। क्यों? क्योंकि मेमोरी में रिकंस्ट्रक्शन होता है। आपने जैसे पढ़ा, फिर वो स्टोर किस रूप में हुआ, फिर आपने बाहर निकाला तो फिर किस रूप में निकला। एज इट इज कभी नहीं हो सकता। एज इट इज तो कंप्यूटर कर सकता है, इंसान नहीं कर सकता, और कर भी लेगा तब भी 100% तो नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो उसमें फेर बदल आ जरूर जाएगा, ये पक्की बात। कुछ जोड़ना और कुछ घटाना, ये भी मेमोरी के साथ सहज और स्वाभाविक प्रक्रियाएं हैं। तो रटने के बजाय समझने पर अगर ज्यादा ध्यान दिया जाए तो मेमोरी की समस्याओं से हम थोड़ा सा निदान पा सकते हैं। ठीक है, तो ये मेमोरी के बारे में कुछ बेसिक बातें हैं। अब मेमोरी तो एक पॉजिटिव चीज है, अच्छी चीज है, क्योंकि हमें चीजें याद आ जाती हैं। इसका नेगेटिव एस्पेक्ट और भी होता है। मेमोरी नेगेटिव एस्पेक्ट क्या होगा मेमोरी का? और भूलना। भूलना भी बहुत कमाल की चीज है। इंसान के साथ जितनी ज्यादा महत्व मेमोरी का है उतना ही महत्व फॉरगेटिंग का। आपने एक शब्द पढ़ा होगा, हमारी इंटेलिजेंस के साथ कहा जाता है कि इंटेलिजेंस इज एडेप्टिव एबिलिटी, समायोजी योग्यता है, समायोजन करती है। इंटेलिजेंस के बारे में बात हो रही है। उसी तरीके से फॉरगेटिंग इज एडेप्टेबल, एडेप्टिव एबिलिटी है फॉरगेटिंग। इंसान के लिए जितना जरूरी सीखना है उतना ही जरूरी भूलना भी होता है। तो मेमोरी पॉजिटिव एस्पेक्ट है और फॉरगेटिंग जो है वो नेगेटिव एस्पेक्ट है, बट दोनों ही कंपैरेटिवली इक्वल इंपॉर्टेंस रखते हैं। अगर थोड़ा भी कुछ इधर उधर गड़बड़ हो जाती है तब दिक्कत आ जाती है। भूलना भी बहुत जरूरी है। एक विद्वान हुए हैं बहुत बड़े, लूरिया नाम है उनका, आप इंटरनेट पर उनकी कहानी सर्च कर सकते हैं। और इतनी मैजिक ट्रिक्स उन्होंने मेमोरी की डेवलप करी, मैजिक ट्रिक्स। उस आदमी को ये प्रॉब्लम थी कि वो भूलता नहीं था चीजों को, तो उसे बहुत ज्यादा तकलीफ होती थी। फिर उसने उसकी ट्रिक निकाली कि जिस चीज को उसे भूलना है वो उस चीज को एक पेपर पे लिखता था और उस पेपर को जला देता था और उस चीज को भूल जाता था। पर जादू सी कहानी लगती है एक बार को देखने में। आप इंटरनेट पे सर्च करिएगा, आपको लूरिया की कहानी मिलेगी। ठीक है, तो खैर हम भूलने की बात कर रहे हैं कि भूलना क्या है। तो भूलना इनएबिलिटी ऑफ रिकॉल या रिट्राइवल। जब हम सीखी हुई चीजों को रिकॉल करने में असमर्थ होते हैं तो उस चीज को भूलना कहा जाता है। और भूलना भी इक्वल इंपॉर्टेंट पार्ट है मेमोरी का, तो इससे इसलिए घबराने की जरूरत नहीं। एक चीज हमें थोड़ा ध्यान रखने की है, क्या चीज है? उसको कहा जाता है कर्व ऑफ फॉरगेटिंग। कर्व ऑफ फॉरगेटिंग, भूलने की कर्व। जरा देखिए कितनी तेजी से हम, अगर भूलने की हम एक कर्व बनाए, ठीक है, यहां पर परसेंटेज में ये 100% सीखना है, ये 80%, ये 60%, 40%, 20%। यहां पर दिन लगा दीजिए, 1, थोड़ा आगे बनाते हैं, 1 2 3, ये डेज, और यहां तक 3 4 5 10 15 20 25 और फिर 30 डेज। ठीक है, इस तरीके से अगर हम देखें कि हम किस रफ्तार से भूलते हैं। मान लीजिए आपको एक चीज को 100% सीखा,
है ना, 100%। और ये इमीडिएट उसी टाइम पर फिर आप ये देखेंगे कि किस रफ्तार से हम भूले हैं। ठीक है, तो 2 घंटे के अंदर ही ये 60% में मामला आ जाता है। और ये इस तरीके से ये कर्व आती है नीचे को, ये आपसे यहां चलती रहती, पर ये मिलती नहीं है कभी इसमें आगे, क्योंकि उसका कुछ ना कुछ हमारे दिमाग में जिंदा रहता है। इस रफ्तार से हम भूलते हैं, आप ये समझ जाइए, यानी कि 80% तो 2 या 3 घंटे में हमारे दिमाग में से गायब हो जाता है। तो भूलने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया से कहीं ज्यादा स्मूथ और फास्ट है, जो चलती रहती है, जो होती रहती है। अब ये होती कैसे है, क्यों भूलते हैं आखिर हम चीजों को, उसका कारण क्या है, इसको समझना बहुत जरूरी है कि हम चीजों को क्यों भूल रहे होते हैं। ठीक है, देखिए कॉजेस ऑफ फॉरगेटिंग में या रीजंस, कॉजेस ऑफ फॉरगेट, क्यों भूलते हैं, 3 बातें इसमें मनोवैज्ञानिकों ने बताई हैं कि सब 3 वजह होती है मुख्य रूप से। और वो कौन कौन सी, पहली बताई है उन्होंने एनकोडिंग फेलियर, सूचना को ग्रहण करते समय ही ठीक से ना ग्रहण किया गया। हमें कई बार ऐसा लगता है अरे याद हो गया हमें, पर वो असल में याद हुआ नहीं होता है। बहुत बार हम इस गलत फहमी में हो जाते हैं कि हमने एक बार किताब पलट के देखी, नहीं सब याद तो है, ठीक है सब कोई बात नहीं, पर वो हमें याद हुआ नहीं होता है, वो हमारे दिमाग तक चीजें पहुंची नहीं होती है। इसलिए अगर एनकोडिंग फेलियर है, एनकोड ही नहीं हुई है चीज, दिमाग में स्टोरी नहीं हुई है, तो फिर याद आने का तो मतलब ही नहीं बनता। ठीक है, तो एनकोडिंग फेलियर पहला है। दूसरा जो कारण होता है वो होता है डिके। डिके का क्या मतलब होता है, डिके का मतलब होता है क्षय, किसी भी चीज का खत्म होना अपने आप, ये नेचुरल प्रोसेस है। इंसान भी एक दिन पैदा होता है, जवान होता है, बूढ़ा होता है, मर जाता है। कहते हैं हमारे जीवन का निरंतर क्षय हो रहा है, खत्म हो, कोई भी चीज, बहुत गर्म पानी हो आप देखिए कहीं रख दीजिए, धीरे 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 वो ठंडा होता चला आएगा। हर चीज जो इस दुनिया में है वो इस नियम से बच नहीं पाई है, क्षय होता है। किसी भी चीज को आप करें, जैसे गीली मिट्टी है कहीं आप देखिए, बिल्कुल बिल्कुल गीली मिट्टी है, आप उस पर कहीं निशान बना दीजिए, ठीक है, थोड़ी देर में आप देखेंगे कि वो पानी और वो लहरें अगर उसमें लगातार चल रही हैं तो धीरे धीरे वो भर जाएगा। जैसे समंदर के किनारे आप टहल रहे होते हैं तो पैर बनते चले जाते हैं, लहरें आती रहती हैं और धीरे धीरे 10-20 बार वो आएंगी जाएंगी और आपके वो भूल जाए। तो जो हमारे मेमोरी ट्रेसेस होते हैं हमारे दिमाग में, वो धीरे 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 वीक पड़ते थे, फेड होते चले जाते हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे कि आप किसी पेन से कहीं लिखें और बहुत साल बाद अगर आप उसको देखेंगे तो धुंधला पाएंगे, दिखे होना, क्षय होना, मेमोरी ट्रेसेस क्षय हो जाते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज होती है, उसको बोला जाता है इंटरफेरेंस। ठीक है, इसको बहुत महत्व दिया गया है मनोविज्ञान में, इंटरफेरेंस। क्षय होना भी नेचुरल है, ये तो होगा ही होगा, इनकोडिंग भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें सुधार किया। इंटरफेरेंस का मतलब क्या है, इंटरफेरेंस का मतलब होता है अब हम एक समय में बहुत सारी सूचनाएं ग्रहण कर रहे हैं, ठीक है, फिर उससे अगले पल में दूसरी ग्रहण करेंगे, फिर उसके पल में तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी। तो सीरीज ऑफ इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग में आ रही होती है, बारी बारी से बारी बारी से बारी बारी से चली आ रही होती है। तो कुछ चीजें जैसे अभी जो मैं बात कर रहा हूं, 10 मिनट बाद ये बात जो अभी बोल रहा हूं ये बहुत पीछे चली जाएगी और एक नई सी बात आ जाएगी सामने। ठीक है, तो सूचनाएं एक सीरीज में चल रही होती है हमारे साथ। अब एक सूचना जो अभी सीखी है इसी मोमेंट में, और एक सूचना जो हम अगले मोमेंट में सीखने वाले हैं, 2 सूचनाएं हो गई। और मान लीजिए कहा जाए कि आप इसको याद करिए कि पहले क्या सीखा था, एक बार दिमाग लगेगा अरे पहली कौन सी थी। अब पूछा जाए कि दूसरी वाली कौन सी थी, तो भी दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि कई सारी थी। होता क्या है दिक्कत, अगर एक बात हो हमारे को याद रखने के लिए तो आसान है, पर सीरीज है इसकी तो लगातार, कुछ पुरानी, कुछ आ रही है, कुछ आएंगी, है कि नहीं? तो मनोवैज्ञानिकों ने इस तरीके से स्टडी किया है इंटरफेरेंस को, कि आपको मैं अभी एक पोएम याद करने के लिए दूं, 8 लाइन उसकी, कि आप इसकी 8 लाइनें याद करिए, ठीक है, आपने याद कर ली। और फिर मैं एक दूसरी पोएम फिर 8 लाइन की देता हूं आपको, कि अब इसको भी याद करिए, ठीक है, आपने वो भी याद कर लिया, दोनों 100% याद कर लिया आपने। उसके बाद मैं आपसे कहता हूं कि आप पहली वाली मुझे सुनाइए, तब क्या होगा, तब ये होगा कि आपने बाद में जो कविता सीखी थी
वो कविता पहली वाली कविता के रिकॉल में उसको याद करने में तकलीफ पैदा करेगी, उसके शब्द बार बार उसमें घुस रहे होंगे, अरे ये पहली थी कि जो दूसरी थी। आप समझ रहे हैं, इसको इंटरफेरेंस कहा जाता है, यानी कि एक सूचना दूसरी सूचना को बाहर निकालने में उसके साथ लिपट जाती है, उलझ जाती है, इंटरफियर करती है उसमें, तुम बाहर मत जाओ मैं भी जाऊंगी। आप समझ रहे हैं, एक सूचना दूसरी सूचना के साथ इंटरफियर कर रही होती है, इसी को इंटरफेरेंस कहा जाता है। तो क्योंकि सूचनाएं निरंतर आ रही होती हैं और हजारों आ रही होती हैं, अब जरूरत किसकी है बाहर निकालने की हमें, जब उसे बाहर निकालने की कोशिश करेंगे तो दूसरी सूचनाएं जो और हैं, जो उससे पहले सीखी हैं या उससे बाद में सीखी हैं, वो उसके निकलने में इंटरफियर करेंगे। ये ठीक उसी तरीके का है जैसे एक छोटा दरवाजा है और 100 लोग उसमें निकलने को हैं, अब आप जिसको निकालेंगे तो एक चलेगा तो बाकी सब भी उसके साथ चलते हैं, क्योंकि सब एक दूसरे से बंधे रहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। लॉन्ग टर्म मेमोरी का जो स्टोरेज होता है, उस स्टोरेज में एक चीज हमें ध्यान रखने की ये होती है कि वो इस तरीके से रहता है, जैसे एक चीज सबसे पहले कोई सीखी मान लीजिए, फिर उसकी दूसरी विशेषता सीखी, फिर उसकी तीसरी विशेषता, फिर उसकी चौथी विशेषता, फिर पांचवी, फिर उसके टाइप्स, फिर उसके सिद्धांत, फिर उसके उपयोग, फिर उसका कुछ। अब देख रहे हैं इस तरीके से एक पेड़ बन जाता है। तो ये सारी सूचनाएं एक दूसरे के साथ गुथी रहती हैं, आपको जरूरत है इसकी, आप इसे निकालना चाहते हैं, आप जब इसे खींचेंगे बाहर को कॉन्शियस माइंड में लाएंगे तो ये सब बाहर की तरफ निकलेंगी, ये इंटरफेयर होता है, सूचना इंटरफेयर करती है एक दूसरे से। ठीक है, तो 3 कारण हुए भूलने के, एक तो एनकोडिंग ही फेलियर है, दूसरा डिके, और तीसरा इंटरफेयर। ठीक है, तो ये हमें समझना होगा, इनकी नेचर को जब हम समझेंगे तभी ज्यादा बेहतर हम याद कर पाते। अब कौन कौन सी वो चीजें हैं मेमोरी इंप्रूवमेंट से जो संबंधित हैं, उनके बारे में थोड़ी सी हम बात करते हैं। 3 बातें मुख्य रूप से ध्यान रखनी चाहिए अगर हम अपनी मेमोरी को इंप्रूव करना चाहते हैं। पहले मैं 3 ऐसी जनरल बातें बता रहा हूं जो हमारी लाइफ स्टाइल से रिलेट करती हैं और सारे मनोवैज्ञानिक सिद्धांत भी उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, वो 3 बातें कौन कौन सी हैं, 3 फैक्टर कौन कौन से हैं जो लाइफ स्टाइल से जुड़े हुए हैं बट मेमोरी के साथ सीधे कनेक्टेड हैं, ऐसे रिसर्चेस बताते हैं। पहली चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है स्लीप, हमारी नींद। नींद का हमारी मेमोरी से बहुत गहरा ताल्लुक। तो अगर आप अपनी मेमोरी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको बेहतर नींद लेनी हो, अच्छी और पूरी कंप्लीट स्लीप। ठीक है, सोने के साथ कोई कंजूसी नहीं, सोने से मेमोरी बढ़ती है, कम नहीं होती। ऑप्टिमम लेवल पर होनी चाहिए, ये नहीं कि आप 14 घंटे 15 घंटे सो रहे हैं बच्चों की तरह, वो भी नहीं। आपके शरीर के हिसाब से, बॉडी डिमांड के हिसाब से जितनी जरूरी है उतनी नींद लीजिए, ये बहुत जरूरी है। अक्सर ये होता है कि बच्चे परीक्षाओं के दौरान जब भी एग्जामिनेशन आते हैं उनकी नींद चली जाती है, तो उन्हें इस बात को समझना पड़ेगा कि नींद जाने का मतलब क्या है कि मेमोरी में प्रॉब्लम हो जाएगी, याद नहीं आएंगी चीजें ठीक से, इसलिए सोना प्रॉपर जरूरी। दूसरा, डाइट, भोजन। भोजन भी पूरा संतुलित भोजन, डीएचए के साथ, ऐसे देगा बॉर्नवीटा में डीएचए होता है ना, तो डीएचए के साथ होना चाहिए। और अच्छा भोजन, संतुलित भोजन, बहुत हैवी ना हो और संपूर्ण भोजन मिलना चाहिए, सब बहुत फर्क पड़ता है, इससे हमारे न्यूरॉन्स बहुत अच्छे से डेवलप होते हैं और साइनेप्स जो है वो ज्यादा डेवलप होती चली जाती है, जितनी ज्यादा साइनेप्स होंगी उतना ज्यादा हमारी मेमोरी बेटर होती है। ठीक है, ये लाइफ स्टाइल की बातें हैं, ट्रिक्स तो मैं अभी बताऊंगा आपको, ये वो बातें हैं जो बिल्कुल करनी ही करनी है हर हाल में अगर आप मेमोरी बेहतर से चाहते हैं। तीसरी चीज क्या है, स्लीप हो गई, डाइट हो गई, और वो है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज जरूर करनी, एक्सरसाइज का मेमोरी पर बहुत पॉजिटिव इफेक्ट आता है, इसलिए फिजिकल मूवमेंट और फिजिकल एक्टिविटी जरूरी है, होनी ही चाहिए। ठीक है, तो नींद, एक्सरसाइज और डाइट, हालांकि ये तो सारे जीवन के लिए जरूरी है, पर मनोविज्ञान ये कहता है कि मेमोरी इंप्रूवमेंट के लिए भी डायरेक्ट प्रभावित करती हैं ये सीधे सीधे, इसीलिए इनके साथ किसी भी तरीके की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर यही चीजों में प्रॉब्लम है तो फिर कोई भी ट्रिक लगा लो आप, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं। अब आइए उन मुद्दों पर बात करते हैं कि मनोवैज्ञानिक अनुसंधान जितने अब तक हुए हैं उनमें क्या कहा गया है मेमोरी को इंप्रूव करने के लिए, हाउ टू मेमोरी, कैसे हम मेमोरी को बेहतर बनाएं। ठीक है, तो क्या सजेशन है, 3 तो अभी हो गए,
और वो 3 लाइफ स्टाइल के थे, इसलिए अब दोबारा उनका जिक्र हम नहीं करेंगे। सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे मुख्य मुद्दा, सबसे मेन बिंदु जो मेमोरी में इंपॉर्टेंट है उसे इंप्रूव करने के लिए, वो क्या है? ठीक है, पहली चीज जो मैं बताता हूं स्टूडेंट्स को हमेशा, फोकस ऑन रिट्राइवल beside learning। पढ़ने से ज्यादा, सीखने से ज्यादा रिट्राइव पर जोर देना चाहिए। पढ़ने से ज्यादा उस चीज को बाहर कैसे निकाला जाए, पुनरुत्पादन कैसे किया जाए, उस जो चीज सीख ली गई है उसको बाहर कैसे लाए दिमाग से, तो इस पर ज्यादा फोकस होना चाहिए, रिट्राइवल पर, ना कि लर्निंग पर। करते क्या है हम? करते उल्टा है। हमारा सारा फोकस लर्निंग पर होता है, लगे पड़े हैं घंटे घंटे, 2-2 घंटे, 4-4 घंटे रटे जा रहे हैं, रटे जा रहे हैं, रटे जा रहे हैं। ये ध्यान रखना चाहिए, आधे घंटे में सब क्लीन स्वीप होने वाला है। अगर आप उसे बाहर लाने की कोशिश नहीं करेंगे, अगर आप उसको जिंदा रखने की कोशिश नहीं जिंदा रखेंगे, तो वो चीज चली जाएगी दिमाग से। ठीक है, तो उसको जिंदा रखने के लिए ये जरूरी है कि हम बाहर लाने की कोशिश करें। आप किसी पैराग्राफ को याद करना चाहते हैं, आप किसी क्वेश्चन के आंसर को आप याद करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? आपको उसे एक बार पढ़ के कम से कम 2 बार रिकॉल करने की कोशिश करनी चाहिए। और जबकि हम करते क्या है कि हम 20 बार पढ़ते हैं और एक बार रिकॉल करते हैं। और एक बार रिकॉल भी कैसा होता है हमारा? अगर मान लीजिए हम रिकॉल कर रहे हैं, 1 लाइन बोली, 2 लाइन बोली, तीसरी पे हम अटक गए, तो जब अटक गए तो दोबारा से फिर पढ़ना शुरू। ये भी मुसीबत कि वो पूरा रिकॉल भी नहीं किया एक बार में, और जहां रुक गए बस वहीं से खत्म हो, फिर पढ़ना शुरू, अरे नहीं अभी याद नहीं हुआ। नहीं, ऐसे नहीं होता रिकॉल। रिकॉल ऐसे होता है कि मान लो आप कहीं अटक गए, कोई बात नहीं, आगे और देखिए क्या क्या याद है उसको निकालिए, फिर उससे आगे क्या याद है उसको निकालिए, फिर देखिए कि कौन कौन सी चीज भूल गए, फिर आप पढ़िए दोबारा। अगर इस ट्रिक को इस्तेमाल किया जाए, इस तरीके को इस्तेमाल किया जाए, तो हमारी मेमोरी में गजब के चेंजेस आते हैं। यानी कि रिट्राइव करने की कोशिश ज्यादा होनी चाहिए बजाय कि लर्निंग की। किताब जितनी बार पढ़ रहे हैं उसके कंपैरिजन में रिसाइट करने के लिए, उसे परफॉर्म करने के लिए ज्यादा फोकस करना चाहिए। अब चाहे लिख के करें उसको, चाहे बोल कर करें, चाहे खुद को ही सुनाएं उसको, चाहे किसी दूसरे को सुनाएं, पर कंडीशन ये पहली है कि आपको रिट्राइवल पर फोकस करना है बजाय कि लर्निंग के। लर्निंग तो आसान चीज है, वो हो जाती है। दिक्कत कहां आती है? रिट्राइवल में दिक्कत आती है क्योंकि इंटरफियर होता है सूचनाओं का बहुत ज्यादा। एक को निकालोगे 10 निकलेंगी। तो प्रैक्टिस इंफॉर्मेशन को दिमाग से बाहर लाने की होनी चाहिए, ना कि प्रैक्टिस इस बात की होनी चाहिए कि दिमाग में सूचनाओं को कैसे ले जाएं। मेमोरी करती क्या है? मेमोरी यही तो करती है कि सूचनाओं को दिमाग से बाहर कैसे लाएं। तो हमें प्रैक्टिस किसकी करनी है? रिट्राइवल की करनी है, ना कि लर्निंग की। पहली बात, ठीक है। दूसरी बात और क्या कर सकते हैं हम? दूसरी बात में है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन और इलेबोरेशन। ऑर्गेनाइजेशन, इलेबोरेशन और सिंबल्स। जब भी पढ़ने बैठे, जब भी चीजों को याद करना, जितने कंटेंट को याद करना, उसको ऑर्गेनाइज करिए ठीक से, टॉपिक्स में, सब टॉपिक्स में, और उससे नीचे भी जितने कॉन्सेप्ट्स में कर सकते हैं उसको डिवाइड कर लीजिए। ऑर्गेनाइज करिए, पहले क्या, फिर उसके बाद क्या, फिर उसके बाद क्या, फिर उसके बाद क्या। ठीक है, और फिर एक एक टॉपिक के अंदर सब टॉपिक देखिए कि इसमें क्या था, इसमें क्या था, इसमें क्या था, इसमें क्या था। ठीक है, जैसे सपोज करिए आप एक टॉपिक पढ़ रहे हैं पर्सनैलिटी, उसको आपको पढ़ना है, टॉपिक 1 है। ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे? पूरी पर्सनैलिटी के टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये पर्सनैलिटी का टॉपिक है, इसमें हम जो जो पढ़ने वाले हैं उनको ऑर्गेनाइज करिए, जैसे मीनिंग, ठीक है, टाइप्स और थ्योरीज। ये 3 चीज मान लीजिए हम पढ़ने वाले हैं, ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा कि 3 मेजर बिंदुओं पे हम इसको पढ़ेंगे, ये 3। अब मीनिंग में क्या क्या होगा? डेफिनेशंस होंगी, तो किस किस की होंगी, उनके नाम होने चाहिए। टाइप्स में किस किस के टाइप्स हम पढ़ने वाले हैं, वो हमारे दिमाग में होना चाहिए। थ्योरीज किस किस की पढ़ेंगे, थ्योरीज वो।
अब मान लीजिए हम फ्रॉइड की थ्योरी को पढ़ा एक, अब फिर फ्रॉइड की थ्योरी से आप हायरार्की बनाइए। फ्रॉइड की थ्योरी में क्या क्या है कि साहब स्ट्रक्चर है, फंक्शन है, डायनेमिक्स है, अब इन तीनों में फिर क्या क्या है आप समझ रहे हो। इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए प्रॉपर, जितना भी कंटेंट हमको याद करना है ऑर्गेनाइज करिए। इसी को कॉन्सेप्ट मैपिंग कहा जाता है, और कॉन्सेप्ट मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है मेमोरी इंप्रूव करने की, ठीक है। इसी को इलेबोरेशन भी, अब जब किसी चीज को ऑर्गेनाइजेशन हो गया, इलेबोरेशन का मतलब क्या है, जब एक टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं या याद कर रहे हैं तो उससे जुड़ी हुई एडिशनल इंफॉर्मेशन भी हमें पता होनी चाहिए कि वो क्या क्या चीज है। तो इलेबोरेशन का मतलब होता है समझ, एक तरीके से समझना भी चाहिए उसके आसपास की और कौन कौन सी चीजें हैं। केवल यही थ्योरी नहीं है बल्कि इसके अलावा कुछ और थ्योरीज भी हैं। इन थ्योरीज में और उन थ्योरीज में क्या अंतर है ये भी हमें समझ, और सिंबल्स बना लेने चाहिए। सिंबल्स कैसे बनेंगे वो मैं नेमोनिक्स डिवाइस में आगे बताता हूं, पर ऑर्गेनाइजेशन तो समझ आ गए, तो सिस्टम से करें उसको, बहुत हेल्प होती है समझने में। आप सोच रहे होंगे कि साहब ये बात है तो सब हम जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ मोटिवेट करने की थोड़ा सा कि अगर अप्लाई करके देखो ना, जानने से कुछ छोटी होगा। ये कोई जादू थोड़ी है कि हमें चीज जानते हैं तो हमारी मेमोरी बढ़ जाएगी या घट जाएगी या ठीक हो जाएगा, नहीं। इस्तेमाल करके देखिए, यूज करके देखिए, चेंजेस ना लगे तब फिर बात होगी कि चलिए हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं क्योंकि इनसे कुछ नहीं होता, पर इस्तेमाल करके देखा जाना चाहिए। और क्या हो जाता है सर, अब दो चीज और आपको ध्यान में रखने की, एक और टर्म आती है उसको कहते हैं हम ओवरलैपिंग। आपको जब लगे कि आपको ये चीज याद हो गई, आपने पूरा याद कर लिया, आपने रिकॉल करके भी देख लिया, तो एक बार उसको फिर दोबारा करें, इसको कहते हैं ओवरलैपिंग। 10 बार पढ़ने में आपको कोई एक पैराग्राफ पूरा सा याद हो गया है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। अगर आप वाकई उसे कंसोलिडेट करना चाहते हैं अपने दिमाग में, तो एक बार और एडिशनल होने के बाद भी अब वो पक्का हो जाएगा। इसको कहते हैं ओवर लर्निंग। याद करने से आगे एक कदम और बढ़ गया, ओवर लर्निंग करना बहुत जरूरी होता है, उसको ओवर लर्निंग करना। और एक और इंपॉर्टेंट बात, क्या इंपॉर्टेंट बात है, मुझे बहुत अच्छी लगती है वो बात, लर्न डिफरेंसेस रेदर देन सिमिलैरिटीज। हमें अंतर को समझना चाहिए बजाय कि समानताओं के। एक थ्योरी में दूसरी थ्योरी से, एक कंसेप्ट का दूसरे कंसेप्ट से, एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट से, एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल से क्या अंतर है दोनों, ये याद करना चाहिए, ना कि क्या समानताएं। अगर समानता याद रखेंगे तो इंटरफेरेंस बढ़ जाएगा, ध्यान रखिए। अगर डिस्टिंक्शन याद रखेंगे, डिफरेंस याद रखेंगे, तो इंटरफेयर कम होगा और चीज बहुत आसानी से याद करेंगे। तो अगर आप बहुत सारे कंसेप्ट के बारे में जानना चाहते हैं और उन्हें याद करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आपको उनकी यूनिकनेस को याद करना पड़ेगा कि ये दूसरों से कैसे अलग है। आप तभी उस चीज का सही रूप में अर्थ समझ पाएंगे, ये अलग कैसे, ठीक है। तो ये आप याद रखें। इसके अलावा कुछ और बातें भी हैं जो मैं बताता हूं आपको। कुछ नेमोनिक्स डिवाइसेस भी हैं, वो जरा देखिए, वो कौन सी, वो छोटी, आप उनको इस्तेमाल करते हैं जैसे, ठीक है। नेमोनिक्स, नेमोनिक्स का मतलब होता है मेमोरी बढ़ाने की ट्रिक। नेमोनिक्स का मतलब ट्रिक, ट्रिक किस लिए, मेमोरी बढ़ाने। अब इनमें 4 ट्रिक आती हैं बेसिकली, छोटी छोटी हैं, सब इस्तेमाल करते हैं, मैं नाम बता देता हूं, पर उन्हें इस्तेमाल करें इससे फर्क पड़ता है। जैसे रिदम, रिदम का मतलब है लय में याद करें, टुकड़ों में नहीं, रुक रुक के नहीं, लय में, गीत की तरह सुर में लय बनाए, जो भी पढ़ रहे हैं उसके लिए लय से। अब छोटे बच्चों को देखिए, आप टेबल्स रटा दिए जाते हैं, नंबर्स रटा दिए जाते हैं, पोएम्स रटा दी जाती है, कुछ नहीं मालूम है, जनगण मन सुनिए, छोटा बच्चा सुना देगा 1-2 साल का, कैसे सुना देगा, लय, लय ही उसका एकमात्र कारण है। दूसरा चंकिंग होती है, चंकिंग, चंकिंग का मतलब गुच्छे बनाना। आप फोन नंबर कैसे याद रखते हैं, गुच्छों में, क्योंकि हमारी मेमोरी की लिमिट 10 डिजिट तक जाती है। अगर मैं कहूं एक एक करके नंबर को याद रखा जाए, तो हम
नहीं याद रख पाएंगे मेमोरी में एक भी नंबर याद नहीं रखे, पर हमें बहुत सारे नंबर याद रहते हैं। कैसे याद रहते हैं? हम गुच्छों में बना लेते हैं। हम उसे गुच्छों में बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैं अपना नंबर लिखता हूँ, ठीक, ये मेरा नंबर है। मैं इसे कैसे याद रखता हूँ? 9410। चार नंबर बोले मैंने, 9410। और मैं बोल रहा हूँ याद कर रखना पड़ रहा है एक, मुझे 9410 मतलब एक एक शब्द बोला, यानी कि ये चार एक बार में याद हो रही है। गुच्छे में चार आ गए, फिर 64, 53 और 34। एक दो तीन चार गुच्छे हो गए, बात खत्म हो गई। आपको जब इसी तरीके से लंबे नंबर्स याद करने हो तो आप उनको गुच्छों में बांट लें, एडिंग्स को गुच्छों में बांट लें। अब वो विशेषताओं के आधार पर भी हो सकते हैं, वो शब्दों के आधार पर किसी भी तरीके से हो सकते हैं, पर उनको आप गुच्छे बना लेंगे, जोड़े बना बना के याद रखें। बहुत आसानी से चीजें याद होगा, कोई मुश्किल चीज। ठीक है, इसको बोलते हैं चंकिंग। ठीक, चंकिंग के बाद तीसरी जो नेमोनिक्स डिवाइस है उसको बोलते हैं एक्रोनिम्स। एक्रोनिम्स, एक्रोनिम्स तो आप जानते हैं क्या होते हैं। एक्रोनिम्स परिवर्णी शब्द जिनको कहा जाता है, जैसे यूनेस्को है, जैसे एनसीटी है, जैसे यूजीसी है। हा? ये क्या होते हैं? पहला पहला अक्षर लेके बना दिए जाते हैं। एनसीईआरटी क्या है? एनसीईआरटी। हाँ, तो अब इतना सारा लंबा याद रखने की बजाय एनसीटी याद रख लीजिए, आसानी से याद हो जाएगा। इसलिए जब भी कभी लंबे चैप्टर्स याद कर रहे हो तो आप छोटे छोटे उनके ये एक्रोनिम्स बना सकते हैं। हेडिंग्स के भी बना सकते हैं, थ्योरीज के नेम्स के भी बना सकते हैं, दूसरे कंसेप्ट के भी बना सकते हैं। इजीली याद रह जाती हैं चीजें, ज्यादा दिमाग को जोर डालने की जरूरत नहीं है। और क्या है एक्रोनिम्स के अलावा? एक होते हैं एक्रोस्टिक्स। एक्रोस्टिक्स का मतलब होता है संकेताक्षर। संकेतों के अक्षर कई बार हम चीजों को याद करने के लिए बना लेते हैं। कौन से अक्षर बना लेते हैं बताइए? कुछ ऐसी ट्रिक आप इस्तेमाल करते हैं जिसमें आप संकेताक्षर बनाते हो किसी चीज को याद करने के लिए? ये सबके अलग अलग और यूनिक होते हैं। किसी भी चीज को अगर आपको याद करना पड़ता है तो उनके लिए संकेताक्षर बनाया जा सकता है। किसी हेडिंग में से कोई इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हम ले लेते हैं तो संकेताक्षर बना सकते हैं उसका, कि भाई ये पूरी लंबी सी हेडिंग है, इसमें ये शब्द हम एक पकड़ लेते हैं, वो उस पूरी हेडिंग का संकेत होता है और उसी से वो पूरी हेडिंग हमें याद आ जाती है। आपने देखा कई बार के गाने जब जैसे अंताक्षरी हम करते हैं, अंताक्षरी में ये एक्रोस्टिक्स बहुत काम आते हैं। वहां आखिरी अक्षर से गीत गाना होता है, तो अक्षर होता है तब तक दिक्कत हो जाती है। सपोज करिए अक्षर की जगह अगर कोई शब्द आ जाए तो मैं कहूं आपसे कि आप दा से गाना गाइए, ठीक, मुश्किल होगी ना थोड़ी सी, क्योंकि ये वर्ड है। अब फिर मैं कहूं कि आप दिल से गाना गाइए, दिल शब्द पर कोई गाना गाइए, कौन सा आसान है? दिल पर गाना ज्यादा आसान है, क्योंकि दिल जैसे ही बोलेंगे तो आप हजारों गाने आपके दिमाग में स्ट्राइक कर जाएंगे। तो दिल जो है वो स्ट्राइक मतलब एक संकेत करने वाला अक्षर हो गया। इसी तरीके से जैसे आ, मैं कहूं आपसे चंदा मामा, आप क्या कहेंगे? दूर के। तो ये दूर की लाइन कहां से आ गई? ये चंदा मामा संकेताक्षर। फिर मैं कहूं कि सारे जहां से हिंदुस्तान, कहां से आ गई? पीछे की लाइन। यानी कि एक संकेत का अक्षर शुरू का हमने पकड़ा और बाद की पूरी लाइन हमें उसकी गीत कविताएं इस तरीके की हम चीजें ऐसे याद करते हैं। तो इस तरीके के कुछ संकेताक्षरों का इस्तेमाल भी हम अपनी मेमोरी को इंप्रूव करने के लिए कर सकते हैं। इनको कहते हैं नेमोनिक्स डिवाइसेस। इसके अलावा कुछ और भी बातें हैं, ठीक है, आप देखिए और कौन कौन सी हैं, उन पर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आगे एक और मेथड है, वो है होल एंड पार्ट मेथड। होल एंड पार्ट मेथड। अगर छोटा कंटेंट है तो पूरा एक बार में याद करिए, और अगर बड़ा कंटेंट है हिस्सों में डिवाइड करिए। आसान है, पूरे को एक साथ जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है, और छोटा है तो उसको तोड़ने की भी जरूरत नहीं है, टाइम वेस्टिंग हो जाएगा वहां। इसका क्रमशः इस्तेमाल करें जिस तरीके से आप करना चाहें, छोटे टुकड़े बड़े टुकड़े, छोटे टुकड़े बड़े टुकड़े, इस तरीके से कंटेंट को बांट लें। ठीक है, अब दो तीन बातें और हैं जो इनसे अलग मैं आपसे बताने जा रहा हूं। ठीक है, एक और बात जो हमेशा ध्यान रखने की होती है और जो बहुत महत्वपूर्ण है, दैट इज ए कॉन्फिडेंस। थोड़ा भरोसा रखें,
ये चीज याद है तो याद आ जाएगी। अपनी मेमोरी पे थोड़ा फेथ करना चाहिए, कि ज्यादा चिंता की जरूरत नहीं है, याद आ जाए, कोई बात नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं। वैसे तो जितना ज्यादा टेंशन होती है कि याद नहीं आया तो, भूल गया तो क्या होगा, नहीं उसकी जरूरत नहीं है, भूलने की जरूरत, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेमोरी के लिए इतना अगर कंसर्न हो जाएंगे तो कुछ भी याद नहीं आएगा। इसीलिए टेक इट इजी, कॉन्फिडेंस रखिए, याद आ जाए। मेमोरी अपना काम करेगी, दिमाग अपना काम अपने आप करता है, जोर लगा के बहुत ज्यादा करेंगे तो नहीं करेगा। सहज छोड़ें उसको, थोड़ा विश्वास रखें। और एक और चीज है, इमोशनल डिस्टर्बेंसेस से थोड़ा दूर रहें। भावनात्मकता की लेवल जितनी ज्यादा होगी, मेमोरी उतनी वीक पड़ जाएगी। इसलिए भावनात्मक तनाव, दबाव, चिंता, परेशानी, इसको थोड़ा साइड में रखें जब आप रिट्रैवल का काम कर रहे हो, जब चीजों को बाहर रिकॉल करने का काम कर रहे हो। भावनात्मक दबाव से थोड़ा सा बचें, ठीक है, क्योंकि भावनात्मक दबाव हमारी एनर्जी को जरूरत से ज्यादा खर्च कर देता है। ठीक, एक और टेक्निक है, आप चाहें तो, हालांकि उसकी बात आ गई है मुझे उसमें, उसको कहते हैं PQRST, टेक्निक का नाम है PQRST। इस रूप में भी हम चीजों को याद कर सकते हैं। अगर आपको बहुत लंबा सा कोई चैप्टर या कोई पैराग्राफ या कुछ चीजों को याद करना है, आंसर प्रिपेयर करना है, तो PQRST, पी का मतलब होता है प्रीव्यू, प्रिंट निकलवाने गए हैं, प्रिंट निकलवाते वक्त प्रीव्यू देख लेते हैं क्या क्या है। इसका मतलब सीधा सीधा कंटेंट को पूरा ऑर्गेनाइज कर लीजिए, जितनी चीजें आपको याद करनी है, ठीक है। रिव्यू करने के बाद फिर कुछ क्वेश्चन रेज करिए। जैसे हमने पर्सनालिटी के बारे में बात की, पर्सनालिटी क्या है, पर्सनालिटी के प्रकार कौन कौन से होते हैं, पर्सनालिटी की थ्योरी कौन, क्वेश्चन हमने बना ली। पहले प्रीव्यू कर लीजिए, फिर उस प्रीव्यू से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस अपने दिमाग में बना लीजिए, एंड देन रीड। अब पढ़िए आप उसको, इतना काम करने के बाद। हम ऐसा कुछ नहीं करते हैं, हम सीधे लग जाते हैं बस पढ़ने के लिए और समस्या खड़ी। तो आप पढ़ लीजिए, उसके बाद क्या करना है, सेल्फ रेसिटेशन। अब उसको मन मन में दोहराइए, बड़बड़ाइए उसको, खुद ही जो पढ़ा है उसको, ठीक। अब बड़बड़ाइए मन में, एंड देन लास्ट उसको टेस्ट करिए, कितना आया कितना नहीं। 2-3 बार ही अगर आप इसको रिपीट कर लेंगे, आपका कंटेंट पूरा क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत। बातें ही हैं सब, वैसे देखा जाए तो सब, ऐसी कोई नई बात तो मैंने इसमें बताई नहीं है ना। पर एक बात जिस पर मैंने फोकस शुरू में भी किया था, अब फिर भी मैं कर रहा हूं, कि इंफॉर्मेशन को अंदर ले जाने की बजाय बाहर लाने की ज्यादा कोशिश की जाए, ऑर्गेनाइज कर लिया जाए कंटेंट को। और ये ऐसी टेक्निक्स हैं जो बहुत अनुसंधान के बाद बताई गई हैं। तो अगर आप वाकई इस दिशा में थोड़ा सा प्रयास करना चाहें, अप्लाई करके देखें, उसके बाद जजमेंट पे पहुंचे। अप्लाई करने से पहले ये ना सोच के बैठ जाए अरे कुछ नहीं होता, ये सब बेकार की बात है। अगर कुछ इस्तेमाल करेंगे, 100% आपको परिणाम उसका, क्योंकि विज्ञान काम करता है, आप मेहनत करेंगे तो परिणाम जरूर मिलेगा। सिस्टम से पढ़ेंगे, कॉन्शियस होंगे, इमोशनल डिस्टर्बेंसेस कम करेंगे, कॉन्फिडेंस रखेंगे अपने ऊपर, ये सब वही बातें हैं, और थोड़ा हमें इनकी तरफ ध्यान देने की, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि कुछ एक बात जरूर आपको नई इसमें लगेगी, और आप उसे अप्लाई करने के लिए एक कदम जरूर मोटिवेट होंगे। इस्तेमाल करके देखिए, जरूर कुछ ना कुछ आपको मिलने वाला है। थैंक यू सो मच।